हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये एनसीईआरटी पॉलिटी का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज। ये अध्याय 40 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यह जानने की कोशिश करेंगे कि राजभाषा का क्या मतलब होता है या ऑफिशियल लैंग्वेज किसे कहते हैं। राजभाषा का मतलब है राजकाज या राज के कार्यों में प्रयुक्त होने वाली लैंग्वेज या ऐसी लैंग्वेज जिसका प्रयोग देश के राजकीय या सरकारी कार्यों के लिए किया जाता है, उसे ऑफिशियल लैंग्वेज कहा जाता है। संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के विषय में वर्णन किया गया है। तो ऑफिशियल लैंग्वेज का जो संबंध है वो भाग 17 याद रखिएगा और अनुच्छेद 343 से 351 तक। इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो भाषा संबंधी अन्य उपबंध संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में देखने को मिलता है, जैसे अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 120, अनुच्छेद 210, अनुच्छेद 394 क और 8वीं अनुसूची में भी किए गए हैं। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं दी गई है, इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। भारत में 1652 से भी अधिक भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें से 63 से भी अधिक भाषाएं विदेशी है। भारत का विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र और सांस्कृतिक स्थिति इसकी भाषाई विविधता को सशक्त आधार प्रदान करती है। इसी कारण भारत को विविधताओं का देश कहा जाता है। भारत में अनेक धर्मों के लोग, बहुभाषी लोग और अनेक संस्कृति को मानने वाले लोग निवास करते हैं, इसीलिए भारत को विविधताओं का देश कहा जाता है। एक किसी भी राष्ट्र के उन्नति के लिए आवश्यक हो जाता है कि उसकी एक सर्वमान्य भाषा हो, उसकी एक अपनी लैंग्वेज हो जो राष्ट्र के सभी नागरिकों को एकता के सूत्र में बांधने में सक्षम हो। भारतीय भाषाओं में हिंदी सबसे ज्यादा विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है और भारत के लगभग 46% से भी अधिक लोगों के द्वारा हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। हिंदी भाषा का प्रयोग भारत के 9 से भी अधिक राज्यों में आम बोलचाल से लेकर सरकारी कामकाज एवं सफलतापूर्वक और सरलता से किया जा रहा है। इनमें जो प्रमुख राज्य हैं उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। याद रखिएगा, सभी प्रादेशिक भाषाओं में हिंदी को समझने और बोलने वालों की जो संख्या वो सबसे ज्यादा है और इसी कारण हिंदी राजभाषा का स्थान ग्रहण करने के लिए जो है सर्वाधिक उपयुक्त है। मतलब कि कह सकते हैं कि जो राजभाषा है, हिंदी को राजभाषा का स्थान ग्रहण करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माना जा सकता है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में अगर बात करें तो 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय और विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र में बोली और समझी जाने वाली भाषा हिंदी को राजभाषा का स्थान प्राप्त हुआ। लेकिन गैर हिंदी भाषी क्षेत्र के लोगों के द्वारा हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिए जाने का विरोध किया गया। संविधान सभा में राजभाषा के प्रश्न पर बहस के दौरान यानी 11 से 14 सितंबर 1949 तक बहस हुआ। इस बहस के दौरान हिंदी को राजभाषा बनाने में जो है अपार जन समर्थन को देखते हुए संविधान सभा की नियम समिति ने हिंदी के पक्ष में अपना निर्णय दिया। मुंशी आयंगर फॉर्मूले के अंतर्गत अगर बात करें तो 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को जो है राजभाषा का संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ और हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। इसी कारण प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। संविधान के भाग 17 के उपबंधों को 4 शीर्षकों के अंतर्गत जो है विभाजित किया गया है। इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला है अनुच्छेद 343 से 344 तक संघ की राजभाषा, अनुच्छेद 345 से 347 तक राज या प्रादेशिक भाषाएं और अनुच्छेद 348 से 349 तक उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों की भाषाएं और अनुच्छेद 350 से 351 तक भाषा संबंधी विशेष निर्देश। याद रखिएगा, अनुच्छेद 300 देखिए, सबसे पहले अगर बात करें तो जो संघ की राजभाषा है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अनुच्छेद 343(1) के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा जबकि देवनागरी को संघ के लिपि के रूप में स्वीकार किया गया, परंतु शासकीय कार्यों के लिए संघ के द्वारा आधिकारिक रूप से प्रयोग की जाने वाली संख्याओं का रूप अंतर्राष्ट्रीय होगा, न कि देवनागरी। इस प्रकार 26 जनवरी 1950 से हिंदी को राजभाषा का स्थान प्राप्त हो गया। संविधान के अनुच्छेद 343(2) के अंतर्गत अगर बात करें तो यह प्रावधान करता है कि संविधान के लागू होने के बाद 15 वर्षों तक
जो है सभी सरकारी कामकाज और प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता रहेगा और इस संबंध में संसद को विधि के निर्माण का अधिकार दिया गया है। इसी प्रावधान के अंतर्गत संसद के द्वारा राजभाषा अधिनियम 1963 जो है पारित किया गया और इस अधिनियम के अनुसार हिंदी तो संघ की राजभाषा रहेगी ही और इसके साथ ही अंग्रेजी भाषा भी संघ के सभी राजकीय कार्यों के लिए प्रयोग की जाएगी। राजभाषा संशोधन अधिनियम 1967 में यह व्यवस्था की गई कि कुछ विशेष मामलों में हिंदी के साथ अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता रहेगा। शासकीय कार्यों में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग समाप्त करने के लिए ऐसे राज्यों के विधानमंडलों के द्वारा एक संकल्प पारित करना होगा जिन्होंने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में स्वीकार नहीं किया है। गैर हिंदी भाषी राज्यों के द्वारा पारित इस प्रकार के संकल्पों पर विचार करने के पश्चात संसद के दोनों सदनों के द्वारा इसी प्रकार का संकल्प पारित करना होगा, तब ही अंग्रेजी को राजकीय कार्यों के प्रयोग से बाहर किया जा सकता है। तो इस तरह से इसमें जो उपबंध है ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर बात करें तो उपयुक्त प्रक्रिया पूर्ण न होने की स्थिति में, अगर ये प्रक्रिया पूर्ण रूप से मतलब कि लागू नहीं होती है, सफल नहीं हो पाती है, तो इस स्थिति में अंग्रेजी अपने पहले की स्थिति में बनी रहेगी। संघ की दूसरी राजभाषा के रूप में अंग्रेजी अनिश्चित काल तक बनी रह सकती है, क्योंकि यदि भारत का कोई एक गैर हिंदी भाषी राज्य भी अंग्रेजी के पक्ष में रहता है तब भी अंग्रेजी भाषा की सहायक राजभाषा के रूप में जो है अस्तित्व बनी रहेगी। तो याद रखिएगा। इसके बाद राज्य अथवा प्रादेशिक भाषाएं, तो इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 345 में प्रत्येक राज्य विधानमंडल को राजकीय कार्यों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा चुनने का अधिकार दिया गया है। तो आर्टिकल 345 में जो उपबंध है कि राज्य विधानमंडल जो है अपने राजकीय कार्यों के लिए जो भाषा है ये चुन सकती है, इसे भाषा चुनने का अधिकार दिया गया। लेकिन जब तक राज्य विधानमंडल किसी भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार नहीं करता है तब तक राजकीय या शासकीय कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता रहेगा। राज्य विधानमंडलों के सदनों में प्रस्तुत किए गए विधेयक या प्रस्तावित संशोधन या पारित सभी अधिनियम, राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा जारी सभी अध्यादेश या संसद या राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाए गए सभी आदेशों, नियमों, विनियमों और उपविधियों के पाठ अंग्रेजी भाषा में होंगे, अंग्रेजी में होंगे। और इसी आधार पर भारत के 9 राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा और या बताइए, इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश कौन, हिमाचल प्रदेश के साथ केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के द्वारा हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब और चंडीगढ़ तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सरकारों ने भी हिंदी को द्वितीय राजभाषा के रूप में मान्यता दी है। मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी है। राज्यों के द्वारा भाषा का चुनाव संविधान में वर्णित 8वीं अनुसूची तक ही सीमित नहीं है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 346 के अंतर्गत अगर बात करें तो संघ में अनुच्छेद जो आर्टिकल 346 है इसके अनुसार अगर बात करें तो संघ में राजकीय कार्यों में प्रयोग की जाने वाली जो भाषा है वो संघ राज्य और एक राज्य से दूसरे राज्यों के बीच पत्र व्यवहार की भाषा होगी। ठीक है, तो अनुच्छेद 346 के अनुसार संघ में राजकीय कार्यों में प्रयोग की जाने वाली जो भाषा है वो संघ राज्य और एक राज्य से दूसरे राज्यों के बीच पत्र व्यवहार की भाषा होगी। राष्ट्रपति यदि इस बात से पूरी तरह जो है आश्वस्त हैं कि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग अपने द्वारा बोली जाने वाली भाषा को मान्यता प्रदान करवाना चाहता है तो वह निर्देश दे सकता है कि उस भाषा को राज्य में सभी जगह या उसके किसी भाग में राजकीय मान्यता प्रदान की जाए। इसका जिक्र अनुच्छेद 347 में की गई है। संघ और राज्यों के मध्य या विभिन्न राज्यों के मध्य संपर्क भाषा, इसके बारे में अगर बात करें तो राज्यों के मध्य जो स्टेट हैं, राज्यों के मध्य संघ की संपर्क भाषा आधिकारिक रूप से अंग्रेजी होगी जिसकी हिंदी अनुवाद भी होगा, परंतु 2 या 2 से अधिक हिंदी भाषी राज्य आपसी समझौते से राज्यों के बीच हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। उच्चतम, उच्च एवं अन्य न्यायालयों की जो भाषा है क्या होगी, इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, संविधान के अनुच्छेद 348 के अनुसार अगर बात करें तो जब तक संसद विधि के द्वारा, जो संसद है वो विधि के द्वारा ऐसा प्रावधान न करे तब तक अगर बात करें तो क्या होगा,
348 के अनुसार अगर बात करें तो संसद विधि के द्वारा ऐसा प्रावधान न करे तब तक उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के सभी कार्यवाहियां जो जो सभी कार्य होंगे वो अंग्रेजी भाषा में होगी। तो जब तक संसद विधि बनाकर यह प्रावधान न कर दे कि किस भाषा में, मतलब कि जो उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय या अन्य न्यायालयों की भाषा है किस भाषा में होगी, किस उनका कामकाज किस भाषा में किया जाएगा, तब तक उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के सभी कार्यवाहियां, सभी कार्य अंग्रेजी भाषा में होगी। और राजभाषा अधिनियम 1963 के अनुसार संसद के द्वारा उच्चतम न्यायालय में हिंदी भाषा के प्रयोग से संबंधित कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इसीलिए उच्चतम न्यायालय के द्वारा केवल उन्हीं याचिकाओं को जो है सुनवाई के लिए स्वीकार किया जाता है जो अंग्रेजी भाषा में होती हैं। यदि राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति प्राप्त हो जाए तो उच्च न्यायालय की कार्यवाही हिंदी भाषा में संचालित हो सकती है, परंतु उच्च न्यायालय के निर्णय, आदेश या डिक्री अंग्रेजी में ही होंगे, याद रखिएगा। इसके बाद संसद में कामकाज की जो भाषा है वो किसमें होगी, इसके बारे में देख लेते हैं। संसद में कामकाज की जो भाषा है हिंदी या अंग्रेजी में होगी। यदि कोई सदस्य हिंदी या अंग्रेजी में नहीं बोल सकता है तो उसे लोकसभा अध्यक्ष या पीठासीन अधिकारी के द्वारा अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दी जा सकती है। तो कोई संसद, अगर बात करें कोई अगर संसद में जो कामकाज की भाषा है हिंदी या अंग्रेजी में होगी और कोई सदस्य, संसद का कोई सदस्य हिंदी या अंग्रेजी में बोलने में सक्षम नहीं है तो उसे लोकसभा अध्यक्ष या पीठासीन अधिकारी के द्वारा अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दी जा सकती है। भाषा से संबंधित विशेष जो निर्देश हैं इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अनुच्छेद 350 के संदर्भ में अगर बात करें तो प्रत्येक नागरिक अपनी समस्याओं के समाधान के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी को ऐसी किसी भाषा में आवेदन दे सकता है जो भाषा संघ या राज्य में प्रयोग की जाती हो। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा अनुच्छेद 350 क के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है कि देखिए, प्रत्येक राज्य भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को प्राथमिक स्तर पर उनकी मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगा। तो अनुच्छेद 350 क के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई कब? 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा कि प्रत्येक राज्य भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के जो बच्चे हैं इनको प्राथमिक स्तर पर उनके अपने मातृभाषा में शिक्षा जो है उपलब्ध कराया जाए। अनुच्छेद 350 ख के अंतर्गत अगर बात करें तो राष्ट्रपति के द्वारा भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक कमिश्नर नियुक्त करने का प्रावधान भी किया गया है। यह आयुक्त अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। अनुच्छेद 351 के अंतर्गत अगर बात करें तो संघ का यह कर्तव्य निर्धारित किया गया है कि वह हिंदी भाषा का प्रसार और उसका विकास करे, जैसे हिंदी भारत के मिली जुली संस्कृति के सभी तत्वों की जो है अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। तो आर्टिकल 351 के अंतर्गत अगर बात करें तो संघ का यह कर्तव्य निर्धारित किया गया है। यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करे, उसका विकास करे, जिससे हिंदी भारत की मिली जुली संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। इसके बाद राजभाषा आयोग, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। राजभाषा आयोग संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा राजभाषा के विषय में सलाह देने के लिए एक आयोग और एक संसदीय समिति बनाने का जो है प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति के द्वारा संविधान लागू होने से 5 वर्ष के समाप्ति पर और उसके बाद प्रत्येक 10 वर्ष के समाप्ति पर एक राजभाषा आयोग गठित किया जाएगा। याद रखिएगा, राष्ट्रपति के द्वारा अगर बात करें तो प्रेसिडेंट के द्वारा संविधान लागू होने से 5 वर्ष के समाप्ति पर और उसके बाद प्रत्येक 10 वर्ष के समाप्ति पर एक राजभाषा आयोग का गठन किया जाएगा। राजभाषा आयोग में एक अध्यक्ष और 8वीं अनुसूची में शामिल विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य शामिल होंगे, जिनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? तो जिनकी नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। और इस प्रकार राजभाषा आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त 22 अन्य सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा जून 1955 में बाल गंगाधर खेर, बीजी खेर के अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया। तो यहां से भी कई बार प्रश्न पूछे गए हैं कि किसके द्वारा सर्वप्रथम जो है 1955 में किसकी अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया? तो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा 1955 में। और किसकी अध्यक्षता में? तो बीजी खेर, बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया।
इस बात को ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए, प्रथम राजभाषा आयोग से निम्नलिखित विषयों पर जो है अनुशंसाएं मांगी गई थी। पहला, संघ के राजकीय कार्यों के लिए हिंदी भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग करने के लिए सुझाव देना। दूसरा, राजकीय कार्यों में अंग्रेजी भाषा के प्रयोग को कम करने या उस पर कुछ निर्बंधन के लिए आवश्यक सुझाव देना। तीसरा, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में प्रयोग की जाने वाली भाषा के विषय में सुझाव देना। और संघ सरकार के या अधिक उद्देश्यों के लिए प्रयोग की जाने वाले अंकों के स्वरूप के विषय में सुझाव देना। और संघ और किसी राज्य या एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच पत्राचार की भाषा और उसके प्रयोग के विषय में जो है सुझाव देना। और राजभाषा से संबंधित अन्य विषयों पर सुझाव देना जो राष्ट्रपति के द्वारा राजभाषा आयोग को सौंपे जाएं। राजभाषा आयोग से यह अपेक्षा की गई थी कि वह अपनी अनुशंसाएं राष्ट्रपति को देते समय भारत की औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक प्रगति तथा गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों के लोगों के न्याय, अगर बात करें तो राजभाषा आयोग से यह अपेक्षा की गई थी, एक्सपेक्ट किया गया था कि वह अपनी अनुशंसाएं राष्ट्रपति को देते समय भारत की औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक प्रगति तथा गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों के लोगों के न्याय संगत दावों और हितों का पूरा ध्यान रखेगा। ठीक है। और प्रथम राजभाषा आयोग ने वर्ष 1956 में अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप दी थी। संयुक्त संसदीय समिति, इसके बारे में देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 344(4) के अंतर्गत राजभाषा आयोग की अनुशंसाओं पर विचार करने के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन किया गया और इस समिति में 30 सदस्य होते हैं, जिनमें 20 लोकसभा के और 10 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। देखिए, इनका चयन लोकसभा सदस्यों तथा राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा एकल हस्तांतरणीय मत के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से किया जाता है। याद रखिएगा, समिति का यह उत्तरदायित्व होता है कि वह केंद्र के प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए हिंदी के प्रयोग के दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा करे। इसके बाद वह राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट सौंपे जिनमें उसकी अनुशंसाएं हो। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के पटल पर रखवाता है और सभी राज्य सरकारों को भी भेजवाता है। राष्ट्रपति रिपोर्ट पर विचार के उपरांत और इस संबंध में राज्य सरकारों के विचार जानने के बाद पूरी रिपोर्ट या उसके कुछ अंशों पर निर्देश जारी कर सकते हैं। याद रखिएगा, 1957 में पंडित गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा संयुक्त समिति गठित की गई थी। किसकी अध्यक्षता में? पंडित गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में 1957 में। इस समिति ने फरवरी 1959 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया, जिसके अंतर्गत प्रथम राजभाषा आयोग की प्रमुख सिफारिशों को मान लिया गया। इनमें हिंदी को प्रमुख राजभाषा और अंग्रेजी को केंद्रीय राजभाषा के रूप में बनाए रखने तथा वैज्ञानिक, प्रशासनिक और कानूनी संबंधी हिंदी शब्दावली के विकास और अंग्रेजी कृतियों का हिंदी अनुवाद करने की अनुशंसाएं की गई थी। याद रखिएगा, इस समिति की जो अनुशंसाएं थी वो क्या क्या थी। इसके बाद अस्थायी राजभाषा आयोग का गठन, इसके बारे में देख लेते हैं। प्रथम राजभाषा आयोग की सिफारिश एवं राजभाषा संयुक्त संसदीय समिति के प्रतिवेदन के आधार पर यानी रिपोर्ट के आधार पर 1961 में अस्थायी राजभाषा आयोग का गठन किया गया। विधि शब्दावली के विकास, केंद्रीय अधिनियमों के हिंदी और अन्य भाषाओं में प्रकाशन के लिए राजभाषा आयोग का गठन किया गया था, लेकिन 1976 में इस आयोग का जो है समाप्ति कर दिया गया और इसके कार्यों को भारत सरकार के विधायी विभाग को सौंप दिया गया। हिंदी शब्दावली के विकास के लिए शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग का गठन किया गया। यह आयोग वर्तमान में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन कार्य कर रहा है। राजभाषा विभाग, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। राजभाषा से संबंधित विधिक एवं संवैधानिक उपबंधों के क्रियान्वयन के लिए गृह मंत्रालय के अंतर्गत 1975 में राजभाषा विभाग का गठन किया गया था। याद रखिएगा, संविधान में भाषा से संबंधित जो अन्य उपबंध है इसके बारे में चर्चा करेंगे। याद रखिएगा, वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया, जबकि मूल संविधान में केवल 14 भाषाओं का उल्लेख था। तो यहां से भी प्रश्न पूछे गए कि जो लैंग्वेज है ये किस मतलब कि संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है, तो 8वीं अनुसूची में। वर्तमान में संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22, और मूल संविधान में कितनी थी? तो 14। बाद में विभिन्न संविधान संशोधन के माध्यम से नई भाषाएं जोड़ी गई। कब कब जोड़ी गई इसको भी ध्यान में रखिएगा, रट जाइएगा।
देखिए 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया, 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को, और 2003 में मैथिली, बोडो, संथाली और डोगरी को। 1967 में 21वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया, और 1992 में 71वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई, इन भाषाओं को जोड़ दिया गया। और 2003 में 92वां यानी 92वां संविधान संशोधन हुआ, इसमें 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं जोड़ी गई मैथिली थी, बोडो, संथाली और डोगरी थी, याद रखिएगा। देखिए 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं इसको ध्यान में रखिएगा, और यहां से भी प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे प्रश्न का जो फॉर्मेट रहता है कि निम्नलिखित में से 8वीं अनुसूची में सम्मिलित जो भाषाएं हैं इनमें से कौन कौन सी है, या निम्नलिखित में से कौन नहीं है। तो 8वीं अनुसूची में सम्मिलित जो भाषाएं हैं वो 22 हैं। कौन कौन सी? असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, डोगरी, बोडो, मैथिली और संथाली। 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं का अनेक क्षेत्रों में महत्व है। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की परीक्षाओं में अभ्यर्थियों के इन भाषाओं के चयन का अधिकार होता है। इन भाषाओं के सदस्य राजभाषा आयोग में शामिल होते हैं। इसके अतिरिक्त 8वीं अनुसूची में भाषाओं को सम्मिलित कराने का राजनीतिक उद्देश्य भी होता है। इस अनुसूची में शामिल अधिकांश भाषाओं के लिए अलग राज्य का निर्माण हो चुका है। तो भाषाओं के आधार पर भी राज्यों का निर्माण किया गया है। तो भाषाई आधार पर किन किन राज्यों का निर्माण हुआ है इसको ध्यान में रखिएगा। इसीलिए 8वीं अनुसूची में भाषाओं को सम्मिलित करके अलग राज्य के निर्माण पर बल दिया जाता है। 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाएं संबंधित क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने में सहायक है और साथ ही साथ इनका राजनीतिक महत्व भी होता है। शास्त्रीय भाषाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कितने शास्त्रीय भाषाएं हैं, इनकी जो दर्जा है, शास्त्रीय भाषाओं को कब कब मतलब कि दर्जा दिया गया इसको ध्यान में रखिएगा। 2004 में भारत सरकार ने शास्त्रीय भाषाओं के नाम से एक अलग वर्ग बनाने का निर्णय लिया और इसके अंतर्गत 2006 में किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने के लिए कुछ मानक तय किए, मापदंड दिए। ये मानक क्या है? तो देखिए 1500 से 2000 वर्ष पुराने ग्रंथों में दर्ज इतिहास की पौराणिकता हो, यानी जो शास्त्रीय भाषा है, किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा तब दिया जाएगा जब उसकी इतिहास 1500 से 2000 वर्ष पुरानी हो। देखिए भाषा के प्राचीन ग्रंथ एवं साहित्य हो जिन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी अमूल्य माना जाता रहा हो, और भाषा की मौलिक साहित्य परंपरा हो जो दूसरे भाषा समुदाय से उधार न ली गई हो। शास्त्रीय भाषा के दर्जे के जो लाभ हैं वो क्या क्या लाभ हैं? पहला लाभ है संबंधित भाषा के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए सरकार के द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, और उस भाषा से संबंधित दो गणमान्य व्यक्तियों को यानी दो व्यक्तियों को उस भाषा से संबंधित दो व्यक्तियों को पुरस्कार दिए जाने का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। तो याद रखिएगा, केंद्रीय विश्वविद्यालय में शास्त्रीय भाषाओं के लिए पेशेवर पीठ की स्थापना की जा सकती है, और अब तक 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हो चुका है। तो किस किस भाषा को कब कब दर्जा दिया गया है? 2004 में तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, 2005 में संस्कृत को, 2008 में तेलुगु को, 2008 में कन्नड़ को, और 2013 में मलयालम को, और 2014 में उड़िया को। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसके बारे में देख लेते हैं। गुजरात के महान कवि श्री नर्मद ने सर्वप्रथम हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने का विचार प्रस्तुत किया था। 1918 में बाल गंगाधर तिलक ने हिंदी भाषा को भारत की राजभाषा होने की घोषणा की थी। संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत संविधान हिंदी में न होकर केवल अंग्रेजी भाषा में था। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है, याद रखिएगा। भारत के जम्मू एवं कश्मीर राज्य में उर्दू को प्रथम राजभाषा का स्थान प्राप्त है। मेघालय, मिजोरम और नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी है, लेकिन यह भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो अंग्रेजी को 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। 96वें संविधान संशोधन विधेयक 2011 के द्वारा उड़िया भाषा का नाम बदलकर ओडिया कर दिया गया है। पहले उड़िया था, अब ओडिया हो गया है। और 98वें यानी 98वें, ठीक है, 98 नहीं, 58वें संविधान संशोधन के द्वारा
अनुच्छेद 394 क जोड़कर संविधान का हिंदी भाषा में अनुवाद उपलब्ध करवाया गया है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो राजभाषा से संबंधित जो अनुच्छेद हैं, जैसे अनुच्छेद 343 का जो संबंध है किससे है, तो संघ की राजभाषा से। अनुच्छेद 344 का जो संबंध है राजभाषा पर संसदीय आयोग और समिति से। क्षेत्रीय भाषाएं जो है इनका जो संबंध है आर्टिकल 345, 346, 347। आर्टिकल 345 में जो प्रावधान किया गया है वो क्या है, तो राज्य की राजभाषा अथवा भाषा। 346 का जो मतलब की जो विषय है वो है एक राज्य से दूसरे राज्य या एक राज्य से मतलब कि एक राज्य से संघ के बीच संवाद के लिए राजभाषा का प्रावधान। और 347 आर्टिकल 347 में जो प्रावधान किया गया है किसी राज्य की जनसंख्या के एक समूह के द्वारा बोली जाने वाली भाषा में संबंधित प्रावधान। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की जो भाषा है इसका जो उपबंध है अनुच्छेद 348 और 349। देखिए आर्टिकल 348 में जो प्रावधान है कि सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में साथ ही अधिनियमों और विधेयकों में प्रयोग की जाने वाली भाषा क्या होगी। और अनुच्छेद 349 में यह बात मतलब कि वर्णित है कि भाषा से संबंधित कुछ नियम अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। विशेष विनिर्देश जो है इसके बारे में अगर बात करें तो आर्टिकल 350 में शिकायत निवारण के लिए प्रयुक्त भाषा का मतलब कि उपबंध है। 350A प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण के लिए सुविधाएं दी जाएंगी। 350B जो है भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष पदाधिकारी। और आर्टिकल 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए विनिर्देश दिए गए हैं, याद रखिएगा। और भाषाई जो भाषा संस्थान है, भारतीय भाषा संस्थान कौन से संस्थान कहां पर है, जैसे भारतीय भाषा संस्थान मैसूर कर्नाटक में है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र में है। अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय हैदराबाद आंध्र प्रदेश में। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली में। इसके बाद श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ नई दिल्ली में। राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति में। मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय हैदराबाद में। और शास्त्रीय तमिल केंद्रीय संस्थान चेन्नई में है। इसके साथ आज का सेशन समाप्त होता है। नेक्स्ट सेशन में आपात उपबंध के बारे में हम लोग इमरजेंसी के बारे में चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे अक्सर जो है अपडेट दिए जाते हैं करेंट अफेयर, एग्जाम से रिलेटेड या जो महत्वपूर्ण फैक्ट होते हैं, नोट्स होते हैं, वो प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो प्लीज आप लोग ज्वाइन कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। अभी के लिए इतना ही।